इलेक्ट्रिकल मशीन की जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। आई होप कि पता होगा ये भी हम लोग को, है ना। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है जो इसकी वेटेज है ये ऑलमोस्ट 30% के आसपास ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही होता है। क्यों बोल रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद? बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब नेटवर्क, है ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल ना थोड़ा सा इजी हो जाता है मशीन कंपेयर में, जो कि रियलिटी यही है कि नेटवर्क जो है ना थोड़ी सी इजी होती है, बट वेटेज उसका भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास होता है। तो वेटेज वाइज इलेक्ट्रिकल मशीन एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, बट ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। किस सेंस में डिफिकल्ट होती है? कि आप ना रिवीजन नहीं करते हैं, लेंदी पेपर है, बड़ा पेपर है, ये नहीं कि टफ पेपर है, बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर है। आई होप कि पता होगा हम लोगों को, बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर है। यानी कि आपको ना एक वर्ड ऐसा नहीं है ना जिसको ना बाय हार्ट करना होगा, रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा, कुछ नहीं है इसमें। मतलब कि इजी पेपर ये तब होगा ना जब आप एक एक करके समझेंगे इसको, मीनिंग कि ना आप एक दूसरे को रिलेट करेंगे, देन इट इज वेरी इजी। अगर आप ना याद करने वाली चक्कर में पड़ गए तो ये पेपर तो नहीं होने वाला, क्लियर कट है ना। तो हम लोग को याद नहीं करना है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको हमको समझना नहीं है। एक बार आप समझ लेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे आप देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये इस तरह से आंसर इसका निकलने वाला है, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन, और हमारे ब्रांच का जो है बोले तो हार्ट है ना इलेक्ट्रिकल मशीन। जिस इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को नहीं आता इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर अगेन पावर सिस्टम भी, तो ना हमारे लिए कुछ नहीं है, दूसरी कुछ ब्रांच में दूसरी कुछ सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा अहमियत है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि पता होगा कि मशीन्स की डिफिनेशन क्या है। 3 इडियट वाला सीन याद है ना, मशीन्स की डिफिनेशन क्या है। और ना साई नहीं होना है, लंबा पेपर है तो साई नहीं होना, और शुरू से ही ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट क्लास जो है ना वो लास्ट दिन तक जाएगा, मीनिंग कि आज का पढ़ाया हुआ लास्ट तक वो यूज होने वाला है। तो साई नहीं होना है, जब भी दिक्कत हो आप आराम से क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मशीन्स क्या है? विच मेक्स आवर वर्क इजी एंड सिंपलर, ऐसे तो हम लोग सुने हुए हैं ना। लेकिन ये ना मशीन्स की डिफिनेशन है, इट इज द मैकेनिकल मशीन्स। मशीन्स मतलब कॉमन सारे मशीन्स को कंबाइंड रूप से बोला गया, मशीन विच मेक्स आवर वर्क इजी एंड सिंपलर। तो क्या ये इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए वैलिड नहीं है? वैलिड है, वैलिड है, डेफिनेटली वैलिड है, बट वो ना कंबाइंडली सारे मशीन का डिफिनेशन है। वो इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी आते हैं, मैकेनिकल्स के भी आते हैं, सिविल, सारे मशीन्स ना कंबाइंड रूप से ये बनाता है हमारा मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो हम लोग बेसिक एक इलेक्ट्रिकल मशीन बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ दैट? जो ना इलेक्ट्रिकल को या मैकेनिकल में कन्वर्ट करे या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, दैट इज ओनली इलेक्ट्रिकल मशीन। मशीन मींस which makes our work easy and simpler. All are machines but not electrical machine. Clear? हाँ, तो क्या सर वो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आई होप कि सब सेट और सेट तो जानते होंगे ना, मतलब मशीन पूरा सेट है और इलेक्ट्रिकल मशीन उसका सबसेट है। समझ गया ना मेरा आइडिया? तो मतलब पूरा मशीन में ही इलेक्ट्रिकल मशीन आता है। एक बेसिक कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल मशीन की, वो क्या है? विच कन्वर्ट आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल और वाइस वर्सा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल की कन्वर्सन ना विदाउट मैग्नेटिक डोमेन की संभव नहीं है। अभी मैग्नेटिक डोमेन एक कहां से एक अलग से कंसेप्ट आ गया, क्या है भाई? बिना मैग्नेटिक डोमेन का ना संभव नहीं है क्या? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्सन और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कि अगर थोड़ा बहुत, अच्छा कितने लोग डिप्लोमा है? डिप्लोमा लोग, ओके ओके फाइन, और लोग बीटेक है ना, ओके ठीक। तो अगर हम लोग को कुछ आइडिया होगा, तुमको पता होगा ना फैराडेज लॉ होता है एक ना, एक लॉ होता है फैराडेज लॉ है। उसी तरह एक लोरेंज फोर्स था, सारे पढ़ने हम लोग को, सारे पढ़ने। तो अगर फैराडेज लॉ देखें ना तो विदाउट फ्लक्स ईएमएफ कैन नॉट बी इंड्यूस्ड, और विदाउट चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ कैन नॉट बी इंड्यूस्ड। यस ना? यानी कि बिना फ्लक्स का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर एक मशीन ले लो और उसको तुम रोटेट कराओ, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जनरेटर की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, क्या वो ईएमएफ दे देगा? नहीं देगा। जनरेटर नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक कि आप उसमें फ्लक्स नहीं देते। समझ में आया क्या बोले? तो केवल मैकेनिकल एनर्जी किसी में दे देना इसका मतलब नहीं कि वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा, मतलब कि वो जनरेटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप मैग्नेटिक डोमेन का हेल्प नहीं लेंगे, मतलब कि जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं डालेंगे, तब तक न वो ईएमएफ नहीं देगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कन्वर्सन से पहले इंपॉर्टेंट क्या है? वो किस चैनल के थ्रू कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? कन्वर्सन है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन है, दैट इज द जनरेटर डेफिनेटली, बट ना ये किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो
आप ये बताओ कि मशीन को आपको समझना है, मशीन मतलब मान लो जनरेटर समझना है, तो क्या आप विदाउट मैग्नेटिक डोमेन समझ लेंगे? नहीं, संभव नहीं है। इसलिए मशीन से ना पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। समझ में आ गया क्यों आता है ये सब्जेक्ट या टॉपिक क्यों आता है? ओके। उसी तरह अगर जनरेटर की बात करें, मोटर की बात करें, तो ना वो पूरी मोटर, ऑलमोस्ट सारी मोटर जो है लोरेंज फोर्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आई होप की पता होगा लोरेंज फोर्स, वर्ड तो सुने होंगे ना, पढ़ना सारा है हम लोग को, ये सारा मैग्नेटिक सर्किट है। और लोरेंज फोर्स में क्या होता है, अगेन अगर आप किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो कहने का क्या मतलब है, क्या आप किसी मशीन में अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दोगे और वहां फ्लक्स नहीं हो, तो क्या वो मोटर बन जाएगा, यानी कि फोर्स दे देगा? रूल नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता। यानी कि विदाउट मैग्नेटिक डोमेन देयर इज नो एक्शन ऑफ मोटर और नाइदर जनरेटर, यानी कि ना ही मोटरिंग एक्शन पॉसिबल है, ना ही जेटिंग एक्शन पॉसिबल है, किसके बगैर? फ्लक्स के बगैर, यू बोले तो मैग्नेटिक डोमेन के बगैर, मैग्नेटिक फ्लक्स के बगैर। इसलिए मशीन पढ़ने से पहले ना हम लोग आते हैं टॉपिक नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। ये पूरा जो मैग्नेटिक सर्किट है, इट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। और यू बोले तो जो जो मशीन्स में हमारे यूज होने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स, वो उन्हीं पे बेस्ड होगा, ठीक है। ओके, आई होप कि हम लोग को ना जेई के सिलेबस में, गेट वगैरह के सिलेबस में तो ऐसा नहीं है, जेई के सिलेबस में स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन्ड है मैग्नेटिक सर्किट। आप अगर सिलेबस गए होंगे गो थ्रू, तो आपको ना दिखा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब कि डीसी सर्किट दिया होगा, फिर आपको ना मैग्नेटिक सर्किट दिया होगा, फिर एसी सर्किट दिया होगा, इस तरह के सिलेबस मेंशन है। यानी कि ना मैग्नेटिक सर्किट एक ना स्पेशल टॉपिक्स हमारे पास है। ओके, तो वेटेज भी आप समझ गए। फिर जिस तरह आपके डीसी सर्किट का वेटेज है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट का वेटेज है, उसी तरह एसी सर्किट का वेटेज है। आई होप कि जिन्होंने नेटवर्क पढ़ा है उनको ना डीसी सर्किट पढ़ाया गया होगा, एसी सर्किट पढ़ाया गया होगा, मैग्नेटिक सर्किट सर ने टच नहीं किया होगा। पढ़ाए हैं, वेरी गुड, देन तो थोड़ा सा मतलब ये और इजी हो गया। अच्छा, बढ़िया। तो मैग्नेटिक सर्किट अगर सर ने कवर किए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको हमारे पास जो जो लॉस की जरूरत है मशीन्स में, उनको हम रिवाइज कर रहे हैं पहले, ठीक है। क्योंकि अगर आप मे भी पढ़े हो, अब मैंने तो पढ़ाया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कौन से सर ने पढ़ाया है, कौन कौन से नहीं पढ़ाया है। तो हमको ना जो मशीन्स में नीडेड है वो हम एक बार आपको रिवाइज करेंगे। आपके लिए मे भी वो रिवीजन का काम करेगा, लेकिन क्योंकि इसके बिना ना मशीन स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, वेरी गुड, तन तो हमको पढ़ाना ही है, किसी हाल में पढ़ाना तो है। तो ठीक है, हम उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो हम लोग क्या हेडिंग लेंगे सबसे पहले? मैग्नेटिक सर्किट। बहुत बहुत बहुत, ये वेट ये नहीं है कि हाँ, जैसे आपको क्या बोला, एसी सर्किट है, डीसी सर्किट है ना, वैसा ही है ये भी मैग्नेटिक सर्किट, ये कम नहीं है वेटेज वाइज, ये बहुत ही कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट्स। तो सबसे पहले अपने कॉपी लेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन which converts electrical energy into mechanical energy, which converts electrical energy into mechanical energy, which converts electrical energy into mechanical energy, और वाइस वर्सा, मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल भी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल भी। which converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एंड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, by the help of magnetic field, by the help of magnetic field। स्टार्ट कर रहे हैं अब मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो है हम लोग सबसे पहले कुछ लॉज देखेंगे एंड कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है। मे बी आप लॉ और रूल जानते होंगे, ठीक है। तो पहला जो लॉ रूल ले रहे हैं हम, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसी को एम्पेयर्स राइट हैंड रूल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को एम्पेयर्स राइट हैंड रूल भी कहा जाता है। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? आइडिया तो होगा हम लोग को, है ना? कुछ डेफिनेटली यस।
अगर हम किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करें, किसी भी करंट कैरी कंडक्टर्स को राइट हैंड में होल्ड करें, किस तरह होल्ड करना है? करंट की डायरेक्शन में आपको थंब पॉइंटेड होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंटेड होना चाहिए। तो देन ये फोल्डेड फिंगर जो है इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? क्लियर है यहां तक? एक बार रिपीट करते हैं फिर से। अगर आप सपोज करो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट क्या है? डाउनवर्ड है, लेट इट बी, ये डाउनवर्ड है। आपको क्या होल्ड करना है? इस कंडक्टर को होल्ड करना है। किस तरह होल्ड करना है कि ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंटेड करे। देन दिस फोल्डेड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल। एक और बात आपको बता दें बेटा, रूल का कोई ड्राइवेशन नहीं होता। आई होप कि हमको आइडिया है ये चीज। हमको ना बाएं साइड चलना है, रोड के बाएं साइड चलना है, इसका कोई ड्राइवेशन है नहीं। द रूल इज रूल, है ना? तो रूल को हमको थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग लेके जाना है। अब क्यों यूज करना है? क्योंकि अब एक पता था, रूल ऑलवेज इसलिए यूज होते हैं ना ताकि ना हमारे पास आगे की जो काम है वो सिंपल हो जाए, सिंपल हो जाए। अगर ऐसे रूल नहीं बनाए होते कि एक को बाएं जाना है सबको, तो कितने एक्सीडेंट होते, समझ गए? तो रूल ना ऑलवेज इजी करने के लिए बनाए गए हैं और इनका ना कोई ड्राइवेशन नहीं होता। आई होप की पता है हम लोगों को। इसलिए रूल को हम लोग डायरेक्ट उसको यू बोले तो बाई हार्ट करने का काम करते हैं। रूल्स को ओनली द रूल्स, उसके बाद हम इजी कर देंगे सारा चीज, है ना? ठीक है, तो पहला रूल क्या है? अगर हम करंट कैरी कंडक्टर को राइट हैंड में थंब करें, अब ना ये तो 3D का सीन हो गया। फिर अगर एक करंट कैरी कंडक्टर लोगे तो 3D सीन हो गया ना। फिर तो हमारे पास तो प्लेन पेपर्स होते हैं, तो इन्हें करंट कैरी कंडक्टर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए ना हम लोग यूज करते हैं आइदर क्रॉस और डॉट। ठीक है, हम आइदर यूज करते हैं क्रॉस और डॉट। तो ये 2D का काम हो क्योंकि हमारे पास प्लेन्स है। ओके, अब देखो क्रॉस क्या इंडिकेट करता है? अगर कभी भी करंट इनसाइड द सरफेस होगा, कभी भी करंट इनसाइड द सरफेस होगा, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। क्यों भाई? याद करने का तरीका क्या है? आप एरो लेंगे, एरो जानते होंगे इस तरह का होता है, तीर। तीर ना अगर ये बोर्ड में जाए तो हमको क्या दिखेगा? ये बेस दिखेगा हमको, और बेस कैसा दिखेगा? क्रॉस टाइप का दिखेगा। इसलिए आप ये याद रखेंगे तो आपको आइडिया रहेगा हर बेस। तो ये ना अगर ये क्रॉस है मतलब ये एरो किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। अगर डॉट है तो आपको क्या दिखेगा? ये टिप दिखेगा यहां पे, है ना? तो अगर टिप है मतलब कभी भी क्या होगा? बाहर की तरफ। अच्छा, ये करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, करंट की डायरेक्शन को भी क्रॉस डॉट से, फ्लक्स की भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस डॉट से। मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? क्रॉस से एंड डॉट से। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, चलो, तो ये हो गया आपका डॉट। अच्छा, यहां पे हमने किसकी डायरेक्शन बना रखी है? ये है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे जो डायरेक्शन हमने बना रखी है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट क्रॉस होगा तो ये अंगूठा करना है हमको क्रॉस डायरेक्शन में। ये कैसे फ्लक्स बनाएगा आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। ये कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा। यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एच। क्यों वेक्टर? आपको पता है डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, तो इट इज द वेक्टर। यानी कि जो इसके चारों तरफ फील्ड बनेंगे, जो इसके चारों तरफ फील्ड बनेंगे, द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड इज क्लॉकवाइज, दिस वन। ठीक है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और ये किसकी डायरेक्शन है भाई? एच की। अब एच कौन सा एक बला आ गया सर? ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी का दूसरा नाम मैग्नेटिक फोर्स है, तीसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड है। अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही को बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स एक ही है। मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स आएगा क्या है? इसी को फ्लो को फ्लक्स कहते हैं। एक एक करके सारा चीज लेके आ जाएंगे, टेंशन ना लो। तो एच क्या है भाई? इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी से क्या मतलब है? इफेक्ट कितना है उसका? इफेक्ट समझ रहे हो ना? इंटेंस समझ रहे हो ना? कितना ज्यादा इंटेंसिव है, मतलब ना उसका इफेक्ट कितना है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। ओके, अगेन फ्लक्स बताएंगे क्या है, डेंसिटी क्या, सारा एक एक करके आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो इंटेंसिटी इसको बोलते हैं एच को। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? एच मैग्नीट्यूड हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हो, मैग्नेटिक फील्ड्स को हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हो, तीनों एक ही का नाम है। एक और कोई कोई बोलता है मैग्नेटिक लाइंस भी, नॉर्मल लोग बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ओके, सिमिलरली अगर यहां पे है दैट इज अ डॉट, एंड डॉट होगा तो ऑब्वियसली हमको पता है द डायरेक्शन विल बी काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू। किसकी डायरेक्शन भाई? वेक्टर एच की। ओके ओके फाइन, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा अब बताओ तो यूनिट क्या है इसकी? यूनिट कैसा यूनिट?
आइडिया है कि नहीं? एम्पेयर टर्न पर मीटर। ओके गुड गुड, द यूनिट इज एम्पेयर टर्न पर मीटर। ठीक है, बढ़िया। किसी को आइडिया क्यों आया है? एस इक्वल टू, गुड। अब ये आपने आगे पढ़ा हुआ है इसलिए आपको पता है, जिनको नहीं पता कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आएगा। मतलब जो रिलेक्टेंस पढ़ेंगे जस्ट आने वाला है, अभी कुछ देर में आएगा। ठीक है, यूनिट इसकी क्या होती है? एम्पेयर टर्न, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द यूनिट इज एम्पेयर टर्न पर मीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स भी लिखा हुआ है। आप जो जेई का क्वेश्चंस देखेंगे ना तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं लिखता, वो मैग्नेटिक फोर्स ही लिखता है। हाँ, कंफ्यूज करता है। तो क्या बोले? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स, एक ही का नाम है, अलग नहीं है ये। क्लियर? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना हम लोग देखें। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, और एक बात बताओ। आई होप कि हम लोग को आइडिया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन सेम होगी तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? एनी आइडिया? अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड्स की डायरेक्शन सेम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? लाइंस की डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दोगे आराम से। अच्छा चलो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। मान लो एक हमारे पास मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, कैसे बनता है सारा हम लोग को मिलेगा। मान लो सपोज करने के लिए बताइए एक परमानेंट मैग्नेट है। आई होप कि पता होगा जो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ जाएगी, डेफिनेटली हमको पता है ये भी। और ये ना बेटा साउथ से नॉर्थ जाएगी इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर क्लियर क्लियर, इतना हम लोग को पता है। ओके, एक और बना दी है, एक और बना दी है ना, ये इस तरह से, ये इनकी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ और ये होगी बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, इतना हम लोग को आइडिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? यहाँ पे सेम है कि अपोजिट है? सेम है, डेफिनेटली सेम है, डेफिनेटली सेम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन होता है? अरे बेटा अट्रैक्शन होगा तो क्रॉस करेंगे ना। अगर अट्रैक्शन होगा, ऐसा बोला गया है कि कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, बताए क्यों नहीं टच करेंगे भाई? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तभी तो टच नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी एक दूसरे को टच कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? रिपल्सन होता है। प्रोटॉन, यानी कि जब कभी भी डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, देन ना ये एक दूसरे को टच नहीं करते। ये बेसिक था, बहुत बेसिक था। क्लियर हम लोग को? अच्छा, कोई नहीं पता तो हमने कर लिया। यानी कि हमने क्या सीखा यहाँ पे? अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड्स की या मैग्नेटिक फोर्स की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया। ये दो कंडक्टर थे ना, ये दो कंडक्टर थे, गुड। इनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, गुड, वेरी गुड। करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, बहुत अच्छा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? क्वेश्चन फिर से पूछ देते हैं। ये दो कंडक्टर्स थे, वेरी गुड। फोर्स कौन डिसाइड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। क्लियर? फोर्स कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगी। क्लियर है? अगर सेम होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? चलो समझते हैं। देखो ये ना नीचे की तरफ आ रहा है, क्या बोले हम? दोनों के बीच में, समझ में आया ना? इन बिटवीन द कंडक्टर्स बोल रहे हैं हम। इन दोनों के बीच में एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ, दूसरी की डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? यहां पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। वेरी गुड, यस, यही चीज हमको पकड़ना है। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं बेटा? क्लॉकवाइज है, गुड। यहां क्या है? उल्टा दिख रहा है तुमको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम बोलोगे लेकिन वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इनके बीच में ना बेटा ये जो है नीचे की तरफ, ये जो है ये भी नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, उल्टा नहीं है। ठीक है, क्लॉकवाइज यहां बोल रहे हो, इसकी इंडिविजुअली क्लॉकवाइज है, इसका इंडिविजुअली एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में बोल रहा मैं क्या बोल रहा? इनके बीच में द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम, इनके बीच में द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम, फोर्स ऑफ रिपल्सन। वेरी गुड, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी कि ये इधर की तरफ धक्का देगा, ये इधर की तरफ धक्का देगा। गुड। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देते हैं। पावर सिस्टम में कंडक्टर्स है, पावर सिस्टम में बंडल कंडक्टर्स होते हैं ना, समझ गए क्या बोलना चाह रहा है? पावर सिस्टम की जो ट्रांसमिशन लाइन है
उसमें ना 6 कंडक्टर्स, 6 7 8 करके कंडक्टर्स लपेटे होते हैं। अच्छा उनमें बताओ करंट सेम डायरेक्शन में फॉलो करती है कि अपोजिट? सेम, डेफिनेटली। एक बंडल्स कंडक्टर्स में, एक कंडक्टर्स में बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं और सब में सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो करती है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो करती है तो उनसे बनने वाला, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? एट्रैक्टिव होगा। तब भाई यहां उल्टा अगर करंट है तो रिपल्सिव है, अगर सेम डायरेक्शन में तो एट्रैक्टिव। अगर नहीं होता ऐसा तो ना तुम बंडल करते और उसमें जब करंट फ्लो होता वो फैल जाता। अच्छा ये एक और एग्जांपल दे रहा है, तुमने घर में ये जो हम लोग वायर लगाते हैं ना, जो 2 वायर आते हैं जो लपेटे होते हैं एक दूसरे में, समझ गए? वो ना तुम देखोगे अगर पुराना वायर होगा ना, वो ना चिपका होगा, तुम उसको नोच मतलब खींचना पड़ेगा तो वो चट चट करके टूटेगा। ध्यान दियो इस तरह क्या बोल रहे हैं, 2 वायर का जो वायर आता है ना, 2 का, वो एक दूसरे में ना बॉन्डेड होते हैं, इस तरह से होते हैं ना, और जब बहुत पुराने हो गए होंगे ना तो तुम उसको खींचोगे तब जाके वो निकलेगा, ऐसा नहीं निकलता। समझ रहे हो क्या क्यों होता है ऐसा? एक तो जब उसमें करंट फ्लो होती है ना तो हीट लॉस होता है, पहला बात हीट होता है, तो वो ना ऊपर का जो प्लास्टिक है वो हीट हुआ डेफिनेटली, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, दोनों क्या किया? चिपका दिया। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। किनके एग्जांपल्स हैं? अगर करंट की डायरेक्शन सेम फ्लो करेगी तो, अपोजिट करेगी तो, ओके गुड। इतना हम लोग पॉइंट देखें, तो एक बार कॉपी करेंगे हम लोग, पॉइंट लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।